और अगर हमारी माताएं बहनों को कोई अपशब्द बोलेगा, अगर मेरा पूरा खून करके कतरा यहाँ चला जाएगा तो मैं देखूँ। प्रधान जी हमारा घर गिर गया, हम दबे हुए हैं। आपका ग्राम प्रधान रज्जन मिश्र और सज्जन मिश्र मेरा छोटा भाई, जब तक मैं प्रधान हूँ मैं आपका ललित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं प्रधान के साथ पंचायत की बात। आज चौथे एपिसोड में ग्राम सभा बीरबल के प्रधान श्री रज्जन मिश्र जी हमारे साथ उपस्थित हैं। प्रधान जी मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। प्रधान जी, आपके लिए एक पंक्ति है जो नवाब देवबंदी जी हैं हमारे शायर, उन्होंने लिखा है कि सफ़र में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है, सफ़र में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। तो प्रधान जी, लगातार मैं 2 पॉडकास्ट कर चुका हूं, आप तीसरे मेरे मेहमान हैं। तो आपका जो प्रारंभिक जीवन रहा है कैसा रहा है, कुछ आप बताएंगे अपने बारे में? बिल्कुल जी। जय श्री राम। हमारा पहले सर्वप्रथम तो मैं पूरे बीरबल की समस्त सम्मानित जनता जनार्दन को सादर प्रणाम करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया कि आज आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, आज हम सुर्खियों में हैं। तो मैं उनको बार बार नमस्कार करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ। रही बात हमारे प्रारंभिक जीवन की, तो हमारा प्रारंभिक जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा, क्योंकि हमने जब होश संभाला तो हमारे पास कोई नहीं था। हमारे पिताजी एक्सपायर कर गए थे, हम 2 भाई छोटे थे। बाबा जी और आजी जी थी, माता जी थी। बाबा जी बुजुर्ग थे, बुढ़े हो चुके थे, आजी भी और माता जी थी। तो हमको जो है कभी मतलब आराम कभी नहीं मिला। हमको जब से होश संभाले हम हमेशा जो है कार्य में लगे कि हमको काम करना है, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम कैसे अपने आप को संभाल पाएंगे। हमेशा हम लगे रहे और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलते रहे। हमने कभी गलत मार्ग नहीं पकड़ा। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? हमारी प्रारंभिक शिक्षा पहले प्राथमिक विद्यालय पूरे बीरबल में 1 से 5 तक की हुई। उसके बाद हम 6 से इंटर तक जगदीश नारायण इंटर कॉलेज ढिंगवस में पढ़े और BA में हम लालगंज हेमवती नंदन बहुगुणा स्नातकोत्तर महाविद्यालय से किए और LLB की पढ़ाई हम जौनपुर से किए। LLB भी है? जी। आप एक बिजनेसमैन थे, उसके बाद 2015 का चुनाव आता है, आप क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ते हैं और विजेता रहते हैं। फिर क्रम बढ़ता जाता है और 2021 का चुनाव आता है प्रधानी का, और आप बीरबल से सामान्य सीट पर उम्मीदवार होते हैं। क्या था आपका विजन? आप जिस विजन पर 2015 में तो क्षेत्र पंचायत सदस्य हुए ही 2021 में पुनः चुनाव में उतरे। चुनाव लड़ने का मेरा कोई मूड नहीं था। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम कभी राजनीति में आएंगे या चुनाव लड़ेंगे, चूँकि मैं व्यवसायी था, मैं व्यवसाय से जुड़ा रहा। मैं इंटर में था तब से मैं व्यवसाय चालू किया और उसके बाद हम लगातार व्यवसाय करते रहे, अपना काम करते रहे। हमारा कोई शौक़ नहीं था कि हम राजनीति में आएँ या चुनाव लड़ें। बस ऐसे एक दिन चौराहे पर बैठे थे, 2-4 साथी थे, मित्र थे, गांव के आदमी थे। 2015 का चुनाव आया, किसी ने कहा यार आप लड़ोगे क्या? हमने कहा यार भैया हमारा तो मूड नहीं है, आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। किसी ने बोल दिया अरे चुनाव लड़ने के लिए दम चाहिए, तो हमने कहा दम की बात नहीं, हम लड़ना नहीं चाहते, अकेले आदमी हम व्यवसायी, हम कहाँ लड़ेंगे। अरे तो बोले कि नहीं, उसके लिए आप सदस्य नहीं लड़ सकते यार, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये BDC का चुनाव आया था, हमें बात लगी कि यार चलिए ठीक है। हमने कहा ठीक है हम लड़ेंगे, और फिर हमने BDC का पर्चा भरा और BDC का पर्चा भरा। गांव का इतना स्नेह रहा हमारे सम्मानित मतदाताओं का कि एक तरफा हमको जिताया। जी।
हम जो है लगभग 400 मत से जीते चुनाव। अपने निकटतम जो हमारे विरोध में खड़े थे अर्जुन शुक्ला, उनसे हम 400 वोटों से चुनाव जीते लगभग। उसके बाद जब हम बीडीसी पा गए तो भाई ये था कि हम कुछ काम करें, तो क्षेत्र पंचायत के पास कोई अधिकार नहीं है। हमने देखा बीडीसी में कि उनके पास कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हम माननीय राजा भैया जी, माननीय विनोद सरोज जी विधायक जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे कहने पर बहुत सारी योजनाएं हमको दी। सबसे पहले तो हम बिजली से बहुत परेशान थे, लाइट से। हमारे यहाँ लाइट नहीं आती थी, छोटा सा ट्रांसफार्मर था, हमेशा जला रहता था। तो उन्होंने हमारे कहने पर उस ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़वाई। उसके बाद हमने कहा कि भैया हमारे गांव में कोई सीसी रोड नहीं है, कोई मार्ग अच्छा नहीं है बीच में जाने के लिए। उन्होंने तुरंत हमें 500 मीटर सड़क से लेकर साई मार्ग तक सीसी रोड दिया। इस तरह से हमारा मनोबल बढ़ा कि चलिए यार कम कम हम बीडीसी हुए तो यार कुछ ना कुछ किए जो है गांव के। और जनता का भी रुझान बढ़ा कि आप कुछ करा सकते हो, आप कुछ करा सकते हो। जब आप बीडीसी रहकर इतना काम किए तो प्रधानी रहकर तो जो है आप कुछ करा सकते हो। तो फिर आ गई प्रधानी 2021 में। हमसे पहले जो प्रधान थे उनका कहना था कि मैं उधर काम नहीं करूंगा, जिन्होंने हमको वोट दिया मैं उसी का काम करूंगा, बाकी मैं काम नहीं करूंगा। जो उनको वोट नहीं देंगे उनका काम नहीं करूंगा। सीधा जब हमारे यहाँ कोई व्यक्ति जाता था तो उनका यही कहना था, मैं काम नहीं करूंगा, आपने हमको वोट नहीं दिया, मैं काम नहीं करूंगा। और भ्रष्टाचार तो चरमोत्कर्ष पर था। जितने शौचालय बनवाए सब में पैसा लिए, जितने उन्होंने आवास दिए उसमें भी पैसा लिए, जॉब कार्ड के नाम पर भी पैसा लिए, पेंशन में पैसा लिए, इतना पैसा लूटे कि पूछो मत। तो मैंने कहा यार जो है ये तो गलत बात है। हमारे मन में विचार हुआ कि यार अगर हम कुछ कर सकते हैं। देखिए राजनीति जो है तपस्या है, राजनीति कोई साधारण चीज नहीं है। अगर आपको राजनीति करना है समझ लीजिए आप तपस्वी बन जाइए। अगर तपस्वी बनने की हिम्मत हो आपके अंदर तब आप राजनीति में आइए, नहीं तो ना आइए। तपस्या का मतलब होता है अगर हम राजनीति में आए और हम 5 साल बिता दिए कुछ न कर पाए तो कोई मतलब नहीं है कि हम लेकर बैठे रहे कुछ नहीं किए। हम आए हैं तो हम अपनी पूरी ताकत अपनी पूरी क्षमता लगा दें एक तपस्वी की तरह। जैसे वो अपनी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए वो लगा रहता है एक तपस्वी, उसी तरह आप लगाइए। इसमें ये ना देखिए कि अभी रात है, अभी ठंडी है, अभी बरसात है, नहीं। तो आप 2021 में जनता के आह्वान पर चुनाव लड़े। हाँ, जनता ने भी कहा कि आप आइए, हमारे समर्थकों ने कहा, जनता ने कहा कि भैया आप आइए, आप लड़िए। तो हम फिर चुनाव में आए और ये हमारा मिशन था। हमारा सबसे पहले यही कहना था कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। यही हम मिशन लेकर आए कि हम पूरे गांव का, पूरे क्षेत्र का विकास करेंगे, और हम कर रहे हैं। इतनी बाधाएं आई लेकिन हम उससे कभी विचलित नहीं हुए। हमने अपने धैर्य को कभी खोया नहीं। हमारा कोई ऐसा कार्य नहीं है जिस पर जांच प्रक्रिया ना हुई हो, जिस पर जांच ना कराई गई हो। हमारे जितने कार्य हुए हैं उस पर सभी पर जांच हुई, सभी पर जांच टीम गठित हुई, लेकिन हमारा कोई काम रुका नहीं, क्योंकि सांच को आंच नहीं होती। तो हम आते हैं, आपने अपनी ग्राम सभा में स्वच्छता के लिए क्या कार्य किया? स्वच्छता के लिए सबसे बड़ी चीज तो सामुदायिक शौचालय थी। जो पूर्व प्रधान जी थे सामुदायिक शौचालय बनवाए, लेकिन उसको कब्जा करके अपने लिए यूज करने लगे, उसमें अपना दुकान खोल लिए। पहले हुआ कि सामुदायिक शौचालय बन रहा है, लेकिन उसको स्वयं अपने कार्य में ले लिए। जब प्रधान हुआ पता लगा भैया सामुदायिक शौचालय तो बना, लेकिन उसको अपने कब्जे में ले लिए। पता किया गया, भैया बताए ढेर उसमें पंगा था। फिर से हमने प्रस्ताव किया, लोगों से पूछा कि यार कहाँ बना दिया जाए जिससे कि उसका यूज हो सके। आजकल बहुत सारे शौचालय लोग बनवाए हैं तो दूर बनवा दिए गांव के बाहर, तो उसका कोई यूज नहीं है, यूजलेस हो गई। इतना सरकार ने पैसा दिया जो बनाने के लिए, अगर आपने दूर बना दिया तो यूजलेस हो गई। तो हमने गांव से राय लिया कि कहाँ बनाया जाए जिससे यूज हो। तो हमने जहाँ पर हमारी
गरीब तबके के लोग हैं, जहाँ पर लोगों के पास ये है कि यार वो शौचालय नहीं बना सकते स्वयं से, हमने बीच गांव में सामुदायिक शौचालय सबसे पहला हमने बनवाया और वो चल रहा है, वो कार्यरत है और अच्छी गुणवत्तापूर्वक बनवाया और वो निरंतर जो है काम हो रहा है उसका। गौशाला का मुद्दा लगातार आपकी ग्राम सभा में उठता रहा जी। क्या जो गौशाला बनी है वो न्याय पंचायत स्तर की या ग्राम सभा स्तर की? नहीं, गौशाला जो बनी है, गौशाला तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ। गौशाला जो बनी है वो न्याय पंचायत स्तर से भी बड़ी है। हमारे यहाँ 67 ग्राम सभाएं हैं, पूरे ब्लॉक में 67 ग्राम सभा हैं। 67 ग्राम सभा के अंतर्गत अभी तक सिर्फ 4 गौशालाएं हैं और उन 67 ग्राम सभाओं को 4 गौशालाओं में डिवाइड कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है कि आपको इतने गांव देखने हैं, आपको इतने गांव देखने हैं, आपको इतने गांव, एक क्लस्टर बना दिया है गया है कि आपको कितने गांव देखने हैं। तो उसी तरह 10 गांव 12 गांव जैसी जिसकी क्षमता है उसे जोड़ा गया है। उसी तरह हमारी भी जो है गौशाला है जो कम 12 गांव से जुड़ी हुई है, यहाँ से लेकर जसमेड़ा तक और आगे तक। तो जितनी गांव सभा से हम जुड़े हैं उनके सभी जानवर, उन गांव सभाओं के सभी पशु हमें अपने गौशाला में रखने हैं। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हम नहीं रखें। तो हमारा काम सबसे बड़ा मुद्दा है गौशाला। अब गौशाला हमारी छोटी ग्राम सभा है, एरिया क्षेत्रफल में तो बड़ी है लेकिन आबादी में छोटी है, बजट छोटा है। छोटी ग्राम सभा है, बजट छोटा है और हमारे पास चुनौती है गौशाला। गौशाला के लिए कोई अतिरिक्त धन सरकार नहीं देती है कि हम उसका जो है विकास कर सकें, जो है फिर से उसको बना सकें, रिपेयर कर सकें या कुछ कर सकें। जो भी हम खर्च करते हैं उसमें वो अपनी ग्राम पंचायत से करते हैं। तो गौशाला में कौन कौन से कार्य हुए? वही बता रहे हैं, अब तो क्रम से चल रहे हैं। गौशाला जब हम पाए तो 150 की क्षमता की गौशाला थी हमारी। 24 बीघे में गौशाला खाई खिंचाई गई थी लेकिन जीर्ण शीर्ण सी, उसको लांग कर जानवर तुरंत चले जाते थे, कभी कंट्रोल में नहीं हो पाते थे। उसके लिए हमने अनवरत प्रयास किया, अपने ग्राम निधि से और नरेगा से भी काज लिया और उसको जो है हमने दोबारा फिर से लंबी खाई बनवाई। एक बार बनवाई, जानवर भाई जानवर हैं वो तो नहीं मानेंगे, वो कूद जाएंगे, कच्ची खाई है, नहीं सफल हुई। हमने फिर दोबारा ग्राम पंचायत से बनवाई तो फिर नाला खुदवाया कि पहले नाला पड़े तब जाकर उसमें चढ़ पाए, तो फिर जानवर कंट्रोल हुई। अब जानवर कंट्रोल हो गए तो फिर ये आपत्ति आई कि जानवर ज़्यादा हैं, रहने की व्यवस्था कम है। तो मैंने तुरंत भूसा के लिए भूसा स्टॉक के लिए भूसा घर बनवाया और जानवर के लिए पशु शेड बनवाया तुरंत। हमारे पास इस समय 450 जानवर हैं और 450 जानवर रखने के लिए पर्याप्त भूसा घर और टीन सेट आपके कार्य पर्याप्त है। और इसमें 9 केयर टेकर हैं, चूँकि 50 जानवर पर एक केयर टेकर रहते हैं। जो सरकार का नियम है कि 50 जानवर हैं तो एक केयर टेकर हम देखने वाला रख सकते हैं। 450 के रेंज में तो हम 9 रखे हैं। उनको जो हम वेतन दे रहे हैं 54,000 रुपये प्रति महीने देते हैं, वो ग्राम सभा से देते हैं, ग्राम पंचायत का पैसा जाता है। तो जो हमारा विकास का पैसा था वो गौशाला में भी जा रहा है। इसलिए गौशाला हमारे लिए बहुत चुनौती। हाँ, जानवरों के लिए हमको 50 रुपये प्रति एक पैसा आता है। हर जानवर, जितने जानवर रजिस्टर्ड हैं उसके लिए हमको 50 रुपये मिलते हैं एक जानवर पर। और उस 50 रुपये में हमको 5 किलो भूसा, हरा चारा या साइलेज, चूनी चूकर 50 रुपये का माल उनको देना पड़ता है प्रतिदिन एक जानवर को जो हम दे रहे हैं। इसके लिए नोडल अधिकारी हैं, महीने में 2 बार वो आते हैं, चेक करते हैं कि हमारे पास कितना भूसा स्टॉक है, कितना साइलेज है, कितना हरा चारा है, कितना चूनी चूकर है। हर महीने में 2 बार नोडल अधिकारी, एसडीएम साहब, नायब साहब, तहसीलदार महोदया, बीडीओ साहब लगातार चेक करते रहते हैं। वो आते हैं, चेक करते हैं, अपनी रिपोर्ट लगाते हैं। दूर से देखने में तो सभी कहते हैं भैया गौशाला में भ्रष्टता है। आप एक जानवर पाले हो,
एक जानवर घर में अगर कोई रखे है तो उसको देखने के लिए कम कम 2-3 लोग घर के लगते हैं, 2-3 लोग घर के लगते हैं तो उस जानवर को देख पाते हैं। और हम तो 450 जानवर पाले हैं, हमारे पास कोई बांधने की जगह नहीं है उनके पास कि हम उनको खूंटे में बांधें। और 24 बीघे का कैंपस है, उसी 24 बीघे में हमको उनको देखना है। तो बताने के लिए तो बहुत आसान है, करने के लिए कठिन है। तो आने जाने की व्यवस्थाएं आप किए हैं, जैसे रास्ता? सबसे पहले हम गौशाला की रास्ता बनवाए। जब हम प्रधान हुए तो मार्ग कच्चा था। मई में हमारा रिजल्ट आया, 2 मई को। और जब हमको गौशाला ले जाया गया तो हमसे मंत्री जी कहे कि भैया प्रधान जी, हम कहे बताइए। कहें कि ट्रक आती हैं या भूसा जब आता है वहाँ पहुँच नहीं पाता, बड़ी दिक्कत होती है। ये तो ट्रैक्टर से लाते थे या कैसे भी करते थे, चरवाते थे, लेकिन आप तो ये सब कर नहीं पाओगे, आपको लाना पड़ेगा गाड़ियों से। तो कैसे किया जाए? हमने कहा सबसे पहले ये गौशाला वाला मार्ग बनवा दिया जाए, जिससे कि हमारी गाड़ी बरसात में भी सुगमता से वहाँ पहुँच सके। तो सबसे पहले हमने खड़ंजा वाला कार्य गौशाला का किया, उसके बाद सामुदायिक शौचालय किया। आपकी ग्राम सभा बीरबल में बरसात के समय में जल भराव की समस्याएं आती हैं, क्या नालियों को आपने अपने कार्यकाल में बनवाया नहीं, या जल निकासी की आपने व्यवस्थाएं नहीं की? नहीं, हमने बहुत नालियाँ बनवाई, हमने नालियों का अंबार लगाया। अभी देखा जाए तो 20 नालियाँ हमने जो है बनवाई। चाहे तो बताइए, हम नाम डिटेल बता दें आपको। हाँ, 2-4। जैसे हमने सबसे पहली नाली जहाँ पर गांठ भर पानी भरता था, जहाँ पर गांठ भर पानी भरता था, निकलने की जगह नहीं थी, वैद्यनाथ द्विवेदी के घर से ओम प्रकाश त्रिपाठी के घर तक मैंने 200 मीटर की नाली, पहली नाली बनवाई। और यहाँ दूसरी नाली बनवाई श्री कृपा शंकर शुक्ल के घर से रिंकू श्रीवास्तव के घर तक। तीसरी नाली हमने बनवाई पप्पू श्रीवास्तव के घर के पीछे से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक। चौथी नाली हमने बनवाई विपिन त्रिपाठी के घर के सामने गड्ढे के से और पवन शुक्ला के घर तक, दोनों तरफ। ऐसे ऐसे हमने 20 नालियां बनवाई, जहाँ जल निकासी, जहाँ जल भराव हो जाता था और 2-2 महीने जल भरा रहता था और गंदगी फैलती थी। हमने सारी नालियां बनाई। इस समय तो जल पूरे भारत देश में भरा है। इस समय बरसात का महीना है, आप देखिए बम्बई जैसे महाशहर नगर में, दिल्ली जैसे महानगर में, या प्रयागराज जैसे महा सिटी में जल का भरा हुआ है। लखनऊ जैसे स्मार्ट सिटी में जो है जल भरा, तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता। हमारे यहाँ जल भराव की समस्या नहीं है। बरसात होती है, घंटे 2 घंटा पानी भरा रहता है और नाली धीरे धीरे पानी को खींच के निकाल देती है। आप अभी गांव में चले जाइए, मैं वादा करता हूँ पूरा गांव टहल जाइए, आपको कहीं भी किसी मार्ग पर जल नहीं मिलेगा। आपके ग्राम सभा में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और 1 माध्यमिक विद्यालय है जी। आपने उन विद्यालयों में क्या व्यवस्थाएं की हैं शिक्षा के लिए? शिक्षा की व्यवस्था तो सरकार किए हुई है, वो हमारा काम नहीं कि हमने शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था किया। हमारा काम था विद्यालय को सजाना। हाँ। कि हम अपने द्वारा विद्यालय को क्या दे सके ग्राम पंचायत से। हमारे यहाँ 3 विद्यालय थे और तीनों विद्यालय का कोई रूपरेखा नहीं था कि विद्यालय की जगह कितनी है, विद्यालय का ग्राउंड कितना है। विद्यालय के प्रांगण में जहाँ तक पढ़ाई होती थी, लोग वहाँ तक भैंस बांधते थे, वहाँ तक अपना व्यवसाय करते थे, वहाँ तक टेंट हाउस का काम किया जाता था और वहाँ तक लोग अपना खलिहान लगाते थे, एकदम विद्यालय से सटकर। हमने तीनों विद्यालय की बाउंड्री वाल चिन्हित किया और उनको गुणवत्तापूर्वक मानक से अच्छा काम करके, आप उसको जो है एक बार नहीं 10-10 बार जांच हुई। अगर हमने ईंटा का बनाया तो हमने उसको जो है ईंटा का नहीं बनाया, हमने उसमें पिलर डाल के, सरिया डाल के पूरा बीम पर बनाया। और तीनों विद्यालय को मैंने बाउंड्री वाल से सुरक्षित किया। आज हमारे तीनों विद्यालय बाउंड्री वाल से सुरक्षित हो गए हैं, अब वो सेफ हो गए, उनकी जगह चिन्हित हो गई। जहां पर गड्ढा गुड्ढा था हमने मट्टी डालकर उसका लेवल कराया। और जो भी हमसे है, अभी भी हम चाह रहे हैं कि उनका जो जहाँ जो भी बनना है टूटे फूटे, वो भी हम बनवाने के लिए लगातार
लगे हैं। हमने एक ही सत्र में 3 विद्यालय की बाउंड्री बनाई। आप पता करिए पूरे ब्लॉक में कि कोई भी एक विद्यालय की बाउंड्री नहीं बनवा पाया। हमने 3 विद्यालय की बाउंड्री बनवाई, और वो भी बाउंड्री कम से कम 150 मीटर से प्लस थी। कोई 150 मीटर थी, कोई 190 मीटर थी, इससे कम नहीं थी। लेकिन हमने उसको, आप देखिए, अगर मानक से ज़्यादा खर्च करके बनवाया। आपके यहाँ पंचायत भवन है जिसका निर्माण नहीं हुआ है, तो क्या आपने प्रयास किया अपने कार्यकाल में? जी बिल्कुल प्रयास किया। पंचायत भवन हमारे यहाँ पूर्व में है, जो जेल छेड़ है, एकदम कमज़ोर हो चुका है, टूटा हुआ है। पहले बात तो पंचायत भवन जो आबादी 2000 से कम वाली है उनको पंचायत भवन मिले, और जिनकी आबादी 2000 से ज़्यादा है उनको अभी पंचायत भवन नहीं दिए गए। उसके बाद भी हमने प्रयास किया, तो सबसे बड़ा मुद्दा उठा कि अभी आपका पंचायत भवन खड़ा है पुराना वाला, तो मैंने उसको ध्वस्तीकरण में डाला। ध्वस्तीकरण का पैसा मैंने पिछले साल ही जमा कर दिया, और उसको नीलामी जमा करके हमने नीलाम कर दिया है। सिर्फ गिरने को बचा है, नहीं तो नीलाम हो चुका है। हमने उसका जो ध्वस्तीकरण का पैसा था 17,000 रुपये खाते पर जमा करके वहाँ पर रिपोर्ट लगा दी है। वो ध्वस्त हो चुका है, उसको टालना है। अब रही बात पंचायत भवन, अब पंचायत भवन चूंकि 2000 आबादी से कम वालों को भी दिया गया, इसलिए हमें नहीं मिला। लेकिन अभी भी मैं पंचायत भवन के लिए सतत प्रयासरत हूँ कि हमें पंचायत भवन मिले और हम उस पर काम लगवाएं। आपने अपनी ग्राम सभा में विद्युत के लिए क्या कार्य किया है? विद्युत के लिए जब मैं बीरबल गया तो वहाँ विद्युत की व्यवस्था बहुत जेल-छेड़ थी। वहाँ के लोगों ने कहा कि यार आप ही इसको कर सकते हो। नहीं, कोई 70 सालों में जब से बिजली आई हमारे यहाँ, बताए कि जो खंभे गड़े, जो तार लगे, आज तक न तार बदले गए, ना खंभे प्लस हुए, वो सिर्फ बल्ली और बांस पर लाइट चल रही है। हमारे यहाँ माननीय कुछ लोग हैं, मिश्रा जी वगैरह और वहाँ के बीरबल के, तो वो सब कहे कि भैया ये आप करवाइए। मैंने जिम्मा लिया, और हाँ, हमने आज उस लाइन को पूरी तरह से नई लाइन बना दी, और हर घर जो है बिजली का खंभा और तार पहुँचा दिया नया। आज आप उनसे पूछिए जाकर, तो आपको बताएंगे कि वो रातों दिन बिजली पा रहे हैं। दूसरी लाइन हमने अपने गांव वालों से, बगल पड़ोस वालों से वादा किया था। ये लोग कहे भैया हमारी यहाँ से वहाँ तक ज़मीन है, ये मिसयूज है। हम अगर घर बनाना चाहें, यहाँ हमारे पास रहने की जगह नहीं है, अगर हम निकल कर बनाना चाहें तो बिना बिजली के सब बेकार है। मैं कैसे बनाऊँ, कैसे रोड पर जाऊँ? भाई बिजली से हमारा समरसेबल चलेगा, लाइट प्रकाश मिलेगी, तमाम सारी व्यवस्था। अगर हम कोई आदमी रहे तो आजकल सबसे ज़रूरत की चीज़ बिजली है। तो उन्होंने हमसे बहुत बड़ा मुद्दा रखा। हमने तुरंत जो है अभी 2 महीने पहले पूरी रूट पर नई ट्रांसफार्मर 25 किलोवाट का और पूरे रूट पर मैंने लाइन दौड़वा दिया। उसको भी हमने ख़त्म किया। जो एक आध जगह 1-2 खंभे का काम है, उसके लिए भी प्रयासरत हूँ, बहुत जल्दी वो भी लग जाएंगे। 20 अक्टूबर को आपके नेतृत्व में दंगल प्रतियोगिता होती है, स्वर्गीय श्री सद्धर्म विराट दंगल प्रतियोगिता। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई और उद्देश्य क्या था इसको शुरू करने का? अभी 20 अक्टूबर को जो दंगल लगती है हमारे स्वर्गीय पिताजी के नाम से लगती है। शुरुआत तो मैंने नहीं किया, चूँकि मैं तो बहुत बच्चा था। इसकी शुरुआत 1984 से हुई, जो हमें सूचना है 1984 में इसको शुरू किया गया। और हमारे पिताजी चूँकि लोकप्रिय थे, उनके कुछ कारनामे थे, वो पहलवान थे, और उनके न रहने पर उनकी स्मृति में हमारे कुछ सहयोगी, हमारे पिताजी के कुछ मित्र और हमारे गांव के सम्भ्रांत व्यक्तियों द्वारा ये दंगल का आयोजन किया गया। और 1984 से अनवरत ये दंगल कभी बंद नहीं हुई। हम तो सिर्फ, हम उसके कुछ नहीं, हम संयोजक नहीं हैं, हम आयोजक भी नहीं। आयोजक संयोजक तो होता है जिन्होंने चालू किया, सब तो वही लोग हैं। हमने कभी उसमें ये नहीं कहा कि मैं कुछ हूँ, मैं तो ये काम कार्य करता हूँ, जैसे सब हैं वैसे मैं भी हूँ।
जैसे आम लोग आते हैं, आज जो हमारे यहाँ के एक मेला बन गया है, एक त्यौहार बन गया है। अगर हम दंगल ना भी कराना चाहें, जिससे किसी को ना बताएं, अगर हम सूचना ना दें तो लोग हमसे पूछने लगते हैं, भैया दंगलिया की तैयारी है कि नहीं है, आप कौन से पहलवान बुलाए हैं। तो इतनी उत्सुकता रहती है लोगों को कि हमको दंगल जो है करवाना रहता है कि नहीं भैया चलो ठीक है, हम लगे हैं, कर रहे हैं। और बाकी सहयोग आप सबका रहता है, मीडिया का रहता है, पूरी ग्राम सभा का, न्याय पंचायत, यहाँ की पूरे क्षेत्र का रहता है। हमारी दंगल में पूरे देश विदेश से पहलवान आते हैं। आज दंगल जो हमारी है, आप देख रहे हैं कि ऐसी दंगल आपको जिले में देखने को बहुत कम मिलेंगी। आज हमारे देश के कोने कोने से पहलवान आते हैं, यहाँ तक नेपाल से भी देवा थापा आदि आए और जो है लड़के गए, और उनको सम्मान दिया जाता है, उनको प्रोत्साहन दिया जाता है, उनको जो है आदर भाव से रखा जाता है, इसलिए वो आते हैं। और लोगों का ये मिशन था, किसी बहाने कुश्ती कला जिंदा रहेगी, इसीलिए दंगल लगवाई गई और आज ये त्यौहार बन गया। हम तो सेवक हैं, सेवा कर रहे हैं, जब तक रहेंगे करते रहेंगे। आपका धैर्य इतना आप बनाए हुए हैं, लगातार मैंने देखा कि सोशल मीडिया से प्रश्न पर प्रश्न बौछार एक तरह से आ रही है, तो कैसे आप इतना धैर्य बनाए रखते हैं, अपने को संयमित रखते हैं? हमने पहले आपसे बताया कि हमारा जीवन संघर्षों पूर्ण रहा, संघर्षों से भरा रहा। हम कंचन हैं, कांच नहीं है, ले लो अग्नि परीक्षा, सुख में नहीं कष्ट सहने की, हमने ली है दीक्षा। चाहे ठोक बजा कर देखो, चटके पात्र नहीं हैं, अंगारों में तपे हुए हैं, मिट्टी मात्र नहीं है। हम इतना अंगारों में तपे हुए हैं ना कि अब हमें कोई विचलित नहीं कर सकता। अगर चाह रहे हैं कि हम लड़ जाएं तो हम लड़ नहीं सकते। कोई अगर चाह रहा है कि हम इनको गाली देंगे, हम इनके परिवार को प्रताड़ित करेंगे, गाली दिलवाएंगे, गाली देंगे, तो हम उससे बौखलाने वाले नहीं हैं, हम अपने पद से भटकने वाले नहीं हो। पहले बात तो अपने दिमाग से निकाल दें। वो हमें गाली नहीं दे रहे हैं, हमारे परिवार को गाली नहीं दे रहे हैं, वो पूरी ग्राम सभा, पूरे समाज, पूरे देश को गाली दे रहे हैं। अगर वो हमारी माँ को गाली दे रहे हैं तो अपनी माँ को गाली दे रहे हैं, पूरे समाज को गाली दे रहे हैं। अगर एक विधवा महिला को गाली देते हैं, किसके घर में विधवा नहीं, किसके घर में किसकी बहन, किसकी बेटी, किसका रिश्तेदार बताइए जिसके साथ कोई न कोई घटना घटित न हुई। वो हमें थोड़ा गाली दे रहे हैं, वो अपने आप को गाली, वो शर्म करें जो इतनी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं। हम उससे विचलित होने वाले नहीं, हम लड़ने वाले नहीं हैं। हमारे पास कानून है, हमारे पास न्यायपालिका है, हमारे पास योगी जैसे मुख्यमंत्री की सरकार है, हम उनके शरण में जाएंगे। हमारे पास माननीय मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं, जिनकी माँ को भी गाली दिया गया। हाँ, अभी सोशल अभी आप देखिए, जो है बिहार में एक रैली थी जहां पर हमारे प्रधानमंत्री, जो देश का सर्वोच्च मुखिया है, इस समय हमारे प्रधानमंत्री का विश्व में कोई काट नहीं है। अगर अभी देखिए तो हमारा लेवल अमेरिका और रूस जैसे हो गया है, उससे भी बढ़ रहे हैं हम, और उनकी माँ को गाली दिया जा रहा है। तो हम तो आम एक प्रधान है यार, हमारे पास न कोई पावर है, न कोई हमारे पास सिक्योरिटी है, हम तो आम पब्लिक हैं। हम अगर किसी भिड़ेंगे तो हम उससे भाई लड़ जाएंगे, तो हम काहे चले लड़े। हमारे पास कानून है, हम कानून के शरण में जाएंगे, कानून को बताएंगे, कानून को जो करना होगा वो करेंगे। 2021 का आप चुनाव जीतते हैं और जनता को बहुत सारी उम्मीदें रही होंगी कि आप प्रधान बनेंगे, क्योंकि पूर्व में आप क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहे, तो सड़कों का कार्य होगा। तो आपने अपने कार्यकाल में कितनी सड़कों का निर्माण कराया? अगर हम सड़क गिनाएं तो आप यहाँ से ले लीजिए हमारे बॉर्डर से और बीरबल तक कोई एक सड़क, कोई एक रास्ता आदमी बता दे हमारे गांव सभा का जिस पर कार्य न हुआ हो। वही काम रुका है जहां पर विवाद है, जहां पर हमने काम लगाया और वहां पर लाकर विवाद खड़ा कर दिया गया, और विवाद होने की स्थिति में हम काम नहीं कर पाए। नहीं कोई रास्ता, मैं एक रास्ता पूछना चाहता हूं कि यहाँ से बीरबल तक बता दे कि हाँ ये प्रधान जी आपने नहीं बनवाया। यहाँ कम हमने इस गांव में कम 15 रास्ते बनाए,
हमने ओम प्रकाश त्रिपाठी के घर से, वहीं से हमारा कार चालू होता है रिंकू श्रीवास्तव के घर तक एक रास्ता। यहाँ रिंकू श्रीवास्तव के घर से अनिल शुक्ल के घर तक, शोभनाथ शुक्ल के घर तक, अनिल शुक्ला वगैरह के घर तक तो जान लीजिए 70 साल से कभी मिट्टी ही नहीं पड़ी थी। हमने उनके घर तक पूरा रास्ता नया बनाया। हमने साईं बाबा से लेकर ललित दुबे के घर तक, साईं बाबा से लेकर पंचायत भवन के घर तक, उधर उमा शंकर शुक्ला के घर से पंचायत भवन तक, इधर ये जो हमारा रास्ता है रोड से लेकर यहाँ तक अपने दरवाजे तक, ये भी हमारे रास्ता, ये भी गांव के अंदर है। इधर पीछे देखिए तो सुधीश पाड़े बेचारे के पास रास्ता नहीं थी, कीचड़ में आते थे, हमारे पड़ोसी हैं। हमने अभी अभी उसको तैयार किया, वहाँ इंटरलॉकिंग से सीसी रोड से लेकर सुधीश नारायण पांडे घर तक। उधर आप चले जाइए, हमारे कुछ बिलौरा लोग थे, हरशंकर मिश्र वगैरह, उनके पास कभी रास्ता नहीं थी। हमने वहाँ पर इंटरलॉकिंग लगाई सुनील मिश्रा के घर तक। आगे चलिए आप, कुछ यादव परिवार, कुछ बिलौरा, कुछ गुप्ता लोग। पिछले बार एक दुर्घटना हुई, एक महिला को का एक्सीडेंट हुआ, तो हम जब पहुंचे तो उसको बेचारे को बरसात में चारपाई पर लाद कर रोड पर लाया गया, इसलिए कि निकलने का कोई मार्ग नहीं था, गाड़ी जा नहीं सकती थी, बाइक जा नहीं सकती थी। अगर उनको आटा पिसाना रहता था तो सर पर रखते थे बेचारे और रोड तक लाते थे। हमने उसको भी जो है अब की बार राजकुमार यादव के घर से मुरली मिश्रा के घर तक, ननके यादव के घर तक खड़ंजा लगाया। राम और गुप्ता और रामलाल यादव का भी हमने खड़ंजा लगा दिया। वहां आप देखिए तो मैंने पक्की सड़क से जहां तक विवाद नहीं था, ब्रजलाल के घर तक जहां तक विवादित एरिया नहीं था, उसको मैंने लगा दिया। उसके बाद आप देखिए हमारे पूर्व प्रधान थे हरिलाल गौतम, वो प्रधान तो रहे, लेकिन हमसे बताया कि भैया मैं प्रधान भले रहा लेकिन 5 वर्ष में मैं एक भी पक्का काम नहीं कर पाया, सिर्फ कच्चा काम किया, मैंने पक्का काम नहीं किया। मैंने तुरंत उनके दरवाजे तक क्रॉस करते हुए टेल तक उनका भी खड़ंजा लगा दिया। रही बात पूर्वों की, अब आप रंजीतगढ़ चले जाइए। रंजीतगढ़ में कुछ हमारे 80 लोग थे, सरोज की बस्ती थी, वहाँ बरसात में जाना संभव नहीं था, विवाद था, कोई रास्ता देने के लिए तैयार नहीं था। मैंने जो है वहाँ से, यहाँ से अनिल सरोज के घर से लेकर और रामानंद सरोज के घर तक, जहाँ तक पूरी बस्ती है, पूरा नया खड़ंजा लगाया। दूसरा कुछ पटेल लोग थे, पटेलों लोगों का मैंने रास्ता जो है बनाया, कन्हैया पटेल वगैरह को वहाँ भी खड़ंजा लगाया। उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती आती थी हमको लच्छूपुरवा। लच्छूपुरवा में 5 घर पांडे हैं, 5 घर पांडे हैं और टापू पर है, वो किसी तरफ से लिंक से जुड़े नहीं थे किसी तरफ से, न तो पूरब से, न पश्चिम से, न उत्तर से, न दक्षिण, कहीं से उनका लिंक था ही नहीं। बरसात हो जाती थी तो जैसे नेटवर्क चला जाए तो मोबाइल बंद हो जाए, वही हाल था उनका। वो निकलने के लिए बेचारे एकदम लाचार थे। पूरा 500 मीटर का खड़ंजा एक साथ लगाया, उनको भी एक तरफ से मैंने लिंक दिया। उससे बड़ी चुनौती पड़ी हमको बेनी के पूर्वम। बेनी के पूर्वम में हैवी ट्रैक्टर कम 10 हैं, जिससे आम रास्ता जो है खड़ंजा तो चल ही नहीं पाता था। उसमें अगर हम ईंटें डलवाए, अद्दा डलवाए, तो जब 2-4 बार आए जाए तो सब खत्म हो जाता था। तो मैंने जो है माननीय विधायक जी से अनुरोध किया कि विधायक जी हमें ये रास्ता आप सीसी रोड दीजिए, इसको अगर हम इंटरलॉकिंग लगाएंगे या ईंटे का खड़ंजा लगाएंगे तो बेकार हो जाएगा, हमारा किया कराया सब पानी फिर जाएगा। तो विधायक जी की कृपा हुई और उन्होंने हमें अभी 200 मीटर लगभग सीसी रोड दिया, वो भी बन के तैयार हो गया, जिससे कि हमारा वो भी संकट कट गया। हमारे गांव का बहुत बड़ा काम हुआ, बेनी पूर्वा का मार्ग बन गया। अभी 100-150 मीटर कुछ बचे हुए हैं, उसके लिए हम प्रयासरत हैं, वो भी बन जाएगा। और लच्छूपुरवा से बड़गैयन को जोड़ने के लिए भी हम प्रयासरत हैं, बहुत जल्द से जल्द उसको भी हम जोड़ने का काम करेंगे। पूरे बीरबल ग्राम सभा आप यहाँ के प्रधान हैं और लगातार
देखने को मिलता है कि यहाँ की युवा किसी न किसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, तो उनके आगे बढ़ने का क्या राज है? हमारा वीर बल जो है वो एक पढ़ा लिखा, पढ़े लिखों का समुदाय है। यहाँ पर अशिक्षित नहीं है लोग। हमारे वीर बल में आईपीएस रहे श्री शीतला प्रसाद मिश्रा जी, आईआरएस हैं श्री शशिभूषण शुक्ला जी, अभी भी पीसीएस हुए बीडीओ के पद पर हैं श्री अमित कुमार मिश्रा जी, अभी अभी हमारे यहाँ एक कमिश्नर हुए नया लड़का जो टॉप श्रेणी का अपूर्व कुमार मिश्रा जी, अपूर्व मिश्रा जी अभी कमिश्नर के पद पर चयन हुए। और हमारे यहाँ वकीलों की संख्या भी बहुत है। हाई कोर्ट के प्रैक्टिशनर हैं श्री संपूर्णानंद शुक्ला जी जो हाई कोर्ट में रहे, उनका नाम है क्या था, अभी भी वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनके लड़के नीरज कुमार शुक्ला एमएलसी, शिक्षक एमएलसी का। और हमारे यहाँ पुलिस विभाग में प्राइमरी में टीचर रहे, इंटर कॉलेज में लेखपालों की तो हमारे यहाँ भरमार है। एक समय था तो हमको लगता है कि आधा गांव हमारा लेखपाले था। रमापति जी से शास्त्री जी के हमारे 3 लड़के, आंजनेय शरण, सरदर और आद्या शरण जी। आपके यहाँ लोगों को देखकर कंपटीशन होता है? कंपटीशन की भावना है जी। हमारे यहाँ ये नहीं है कि किसी का पैर खींचो। अगर कोई अगला बढ़ रहा है तो उससे बड़ी लकीर करो। अगर एक लकीर है तो लकीर को काटो ना, तो उसको काट कर गिरा दो। उससे बड़ी लकीर करके आगे बढ़ना चाहते हैं लोग। ये नहीं है कि नहीं हम उसका काम बिगाड़ेंगे, हम वो कैसे हो गया। हमारे यहाँ कोई भी कभी भी कोई कंपटीशन आता है तो 1-2 बच्चे कहीं ना कहीं सेलेक्ट होते हैं प्रतिवर्ष, और ये होते रहें, यही हमारी शुभकामना भी है। हर घर जल योजना सरकार की योजना है। क्या आपके यहाँ आपने पानी के लिए आपने क्या व्यवस्थाएं अपने क्षेत्र में की है, या टंकी बनी है कि नहीं बनी है? हाँ, हर घर जल जो व्यवस्था है वो सरकार की व्यवस्था है, और हमने उसके लिए जगह दी है। टंकी बनने के लिए निर्माणाधीन है। वो पूरे जिले का काम वैसे लचर है, कोई हमारे यहाँ नहीं कि बीरेबल का काम रुका हुआ है। जहाँ भी हर घर जल व्यवस्था है वहाँ बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई। एक तो रास्ते डैमेज हुए, जो हमने रास्ते बनवाए थे उसको उन्होंने खोद कर डैमेज कर दिया, कायदे से उसका रिपेयर नहीं किया। और भाई उनका काम इतना धीमा है कि अभी तक उन्होंने अपना काम चालू, इसकी शिकायत हमारे विधायक जी, हमारे माननीय एमएलसी जी, मुख्यमंत्री जी से भी किए कि सारे रास्ते पाटे जाएं, फिर से बनाए जाएं। लेकिन वो जैसी की तैसी है, वो हमारे लेवल की बात नहीं है। सिर्फ हम जमीन प्रस्तावित कर सकते थे, हम वो किए और लगे हैं कि वो आगे बढ़े। 2026 का चुनाव का मुद्दा क्या होगा आपका? हमारा चुनाव का मुद्दा सिर्फ विकास है और कोई मुद्दा नहीं है। जब तक मैं प्रधान हूं, वीर बल का विकास कोई रोक नहीं सकता। अगर मैं प्रधान हूं तो चाहे जितनी बाधाएं आ जाएं और चाहे जितनी जांच हमारे खिलाफ हो जाए, मैं जांच से डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैंने बताया मैं कमजोर आदमी नहीं हूं कि मैं जांच से डर जाऊंगा। मैं गलत काम करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। जांच कराओ ना यार, जितनी जांच करानी हो कराओ, लेकिन ये विकास नहीं रुकेगा, एक बात। और अगर हमारी माताएं बहनों को कोई अपशब्द बोलेगा तो उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये नहीं कि तो आप गाली देकर निकल गए, उसके लिए हम कानून का सहारा लेंगे और कानून से दंडित कराएंगे आपको। आप ये नहीं कर सकते कि हमारी माँ बहन, हमारी आंगनबाड़ी को आप बोल दो, हमारी आशाएं बहनों को बोल दो, हमारी एएनएम को बोल दो, हमारे प्राइमरी टीचरों को बोल दो, हमारे लेखपाल को बोल दो। ये नहीं होगा। अगर आप बोलोगे तो उसके लिए मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा, चाहे मुझे बलिदान होना पड़े। अगर मेरा पूरा खून कह के कतरा यहाँ चला जाएगा तो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं विचलित होने वाला व्यक्ति नहीं हूं। क्या प्रधान जी आप कोई बड़ा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, रही बात बड़े चुनाव की, हर आदमी को एक सोच होती है कि हम आगे बढ़ें, आगे काम करें, लेकिन हम माननीय राजा भैया जी से जुड़े हैं और अगर उन्होंने मौका दिया, हमें उस लायक समझा,
अगर वो मौका देते हैं और उस लायक हमें समझते हैं कि नहीं यार रज्जम कुछ कर सकते हैं, हमारे पार्टी के हैं, सक्रिय हैं, उनके नज़र में अगर हैं, हम खरे उतरे और उन्होंने अवसर दिया तो जरूर लड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पार्टी से इतर करके नहीं, पार्टी से विद्रोह करके नहीं। अगर हमें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि आप लड़िए, लड़ाते हैं तो हम लड़ेंगे। जैसे क्षेत्रों में क्या होता है, कुछ लोगों की पर्सनल पानी की समस्या होती है, तो उसके लिए आपने क्या किया है? पर्सनल पानी की समस्या हमने बहुत रिबोर करवाए। आप चले जाइए, मैंने इतना रिबोर करवाया, इतने नल रिबोर करा के सही कराए हैं, एक भी फर्जी नहीं। मैंने फर्जी तो किया ही नहीं कभी। आप गांव में जाइए और पूछिए कि अगर अभी हमको कोई कॉल करता है कि प्रधान जी हमें रात में करे 8 बजे कि प्रधान जी हमारा नल गड़बड़ हो गया या डैमेज हो गया, हमको पानी की समस्या है, तो हमारा प्रयास रहता है कि सुबह 10, 12, 11 बजे तक उसके दरवाजे पर मिस्त्री पहुंच जाए और हमें रिपोर्ट करे बना के। आप हमारे गांव में भ्रमण करके पता कर लीजिए, मैंने कभी जो है इसमें आलस्यता नहीं बरती। जनता के बीच आपकी सक्रियता कितनी रहती है? जनता के बीच तो हमने अभी आपसे बताया कि जो तपस्वी है वही ये काम करे, ये तो तपस्या है। हम तो आधी रात को जनता के लिए तैयार हैं। अगर किसी का सुख हुआ, दुख हुआ, कोई समस्या हुई तो मैं रात नहीं देखता कि रात है 12 बजे हैं। अगर हमको रंजीतगढ़ से फोन आया प्रधान जी हमारा घर गिर गया, हम दबे हुए हैं, तो शायद उनका पड़ोसी बाद में पहुंचेगा। आपका ग्राम प्रधान रज्जन मिश्र और सज्जन मिश्र मेरा छोटा भाई सबसे पहले वहां पहुंचेगा और उनको पूरी मदद करेगा, उनको हॉस्पिटल ले जाएगा और हॉस्पिटल ले जाकर उनकी दवा कराएगा, जो भी हर संभव मदद होगा उसकी करेगा। यही हमारी सक्रियता है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक राजा भैया की पार्टी है, तो उससे आपका जुड़ाव कैसे हुआ? हमने जब से होश संभाला, यहाँ और कोई पार्टी तो नहीं है। 93 में राजा भैया अपनी सरकार पर चुनाव लड़े सबसे पहले, वो स्वयं, तब उन्हें वो कुंडा से लड़े। और 96 में आए रामनाथ सरोज जी, जिनको राजा भैया ने प्रत्याशी बनाया। बहुत सारे लोग आए, मैं इनको हरा दूंगा, मैं इनको हटा दूंगा, ये हुआ वो हुआ, लेकिन जो सही था वो सही था। हमेशा राजा भैया की जीत हुई, माननीय रामनाथ सरोज की जीत हुई। 2 बार लगातार रामनाथ सरोज जी विधायक रहे हमारे यहाँ, लोकप्रिय विधायक थे। और हम लोग देखिए इतने सरल विधायक कि अगर हम लोग सूचना दे दे कि विधायक जी ये काम है तो पहुँचते थे। जैसे हम दंगल लगवाते थे, हमारी विधायक जी से मुलाकात हुई रास्ते में, हमने बताया कि विधायक जी 20 अक्टूबर को हमारी दंगल है, आप आइएगा। और रामनाथ जी अपने साथियों के साथ आए, हमारे दंगल में बैठे, समय दिए। उसके बाद हमारे माननीय विनोद सरोज जी हैं, इनको भी जब हमने चाहा, जब भी हमने याद किया, वो हमारे सुख दुख में हमेशा खड़े रहे। तो हमें और पार्टी पकड़ने की जरूरत क्या है? जो हमारा संरक्षक है, अगर हमारा संरक्षक हमारे साथ है, माननीय राजा भैया जी हमारे सुख दुख में खड़े हैं, तो हमको क्या जरूरत है यार संरक्षक बदलने की? हाँ, इसीलिए हम हमेशा जुड़े रहते हैं और भविष्य में भी जुड़े रहेंगे। लगातार आप 5 वर्षों में जो आपका एक कार्यकाल रहा, विवादों से घिरा रहा, आप पर आरोप लगते रहे, आप पर जांचें बैठती रहीं। आप तो ईडी और सीबीआई वाली जांच एक तरह से हो गई है आपके साथ। हाँ जरूर, वही तो हमने बताया, वह पथ क्या पथि कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धार आए प्रतिकूल न हो। तो हमने यही तो बताया कि यार हमारा जीवन ही संघर्षपूर्ण रहा। ये तो आज प्रधानी है तो जांच आई, हमें तो हमेशा जांच से गुजरना पड़ा, हमें तो हमेशा जो है ईडी और सीबीआई के पीछे से गुजरना पड़ा। हम पर तो बहुत प्रश्न चिन्ह उठे। ये जब कोई आदमी काम करता है तो विरोध उसी का होता है। इन लोगों को लगा
कि अरे यार इतने से चुनाव जीते, अगर हम इनको रोके ना, इनका काम ना रोके तो हम अगला मुद्दा कैसे कहेंगे कि हमने रज्जन काम नहीं कर पाए 5 साल, या देखिए प्रधान तो हो गए लेकिन काम नहीं कर पाए, हमको डैमेज करने की लालच में ये लोग विरोध करते रहे और हम उसके बाद काम कराते रहे, क्योंकि सांच को आँच नहीं होती है, हम सही हैं तो दिक्कत क्या है। आप जांच कराए, जांच अधिकारी आएगा, जांच करेगा, जो सही होगा सही लिखा, हाँ गलतियां होती है, अगर माइनर गलती कुछ हमको हुई, नए नए थे, अगर हमें नहीं पता था कि कैसे काम किया जाता है, जो कुछ गलतियां हुई ये लोग हमको और मजबूत बना दिए, हमको सिखा दिए कि काम कैसे करना है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, एक कहावत है। अगर अपने आप को मजबूत करना है, आगे बढ़ना है, तो अपने निंदक को एक जरूर अपने बगल रखिए, जो आपकी निंदा करे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे जीवन में, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आप बहुत मजबूत हो जाएंगे। अगर आपका कोई विरोध करने वाला व्यक्ति है तो अगर देखिए आप क्यों पूछ रहे हो कि आपका हो रहा है विरोध? चूंकि मैं फेमस हूं, मैं ऑलरेडी पहले से ही फेमस हूं, तो आप पूछ रहे हो कि यार उनका बहुत विरोध हो रहा है, उनको बहुत गाली दी जा रही, तो प्रचार तो हमारा ही हो रहा है ना, प्रचार तो हो गई, किसी और का थोड़ा हो रहा है। जनता तो देख रही है कि न्याय क्या है, अन्याय क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। चिल्लाओ तुम, हमारे काम की जांच कराओ, हम कहाँ उससे पिछड़ने वाले हैं, हम उससे पिछले थोड़ो हैं, हम गलत थोड़ो हैं। कराओ, आप सीबीआई बैठाओ, कुछ भी करो, ईडी बैठाओ, हम उससे डरने वाले, हम हाथ थोड़ो जोड़ेंगे, नहीं भैया मत कराओ, इसको छोड़ दो, हमको जाने। अरे आप कराओ यार, मैं कामों की लिस्ट दे दूं, काम कराओ, जांच कराओ जो है। अगर किसी को लिस्ट नहीं मिली है कि इतने काम किए, तो आजकल तो सब ऑनलाइन है, आप देख सकते हैं। और अगर न कोई चाह भी रहा है कि नहीं भैया हमने जान नहीं पाया, नहीं तो हम कर लेते, तो हम लिस्ट निकाल के सार्वजनिक कर दें कि इतना काम हमने किया, इतना पेमेंट लिया, इतना ये हुआ है, आप कराओ। सोशल मीडिया के माध्यम से एक प्रश्न आया कि आप 2015 का चुनाव लड़ते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य का, और 2021 में प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं, और जनता आपको एक तरफा जीत देती है, तो इसका राज क्या है? ऐसा क्या है आपके अंदर कि जनता ने आपको एक तरफा दोनों बार आपको विजयी बनाया? जी, इसका राज है वशीकरण, एक मंत्र है, तजिए वचन कठोर। आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं अगर आप अपने कठोर वचन का त्याग कर दे तो। वो हमने किया है। हम हमेशा जनता का सम्मान किए, जनता के सुख दुख में पहुंचे, और हमने आपसे पहले भी बताया कि इस गांव का ही नहीं, पूरे क्षेत्र का स्नेह हमारे साथ है। आप पता कर लीजिए, हमको चाहने वाले बहुत, जो हमें अपने लड़के जैसे, अपने भाई जैसे, अपने भतीजे जैसे, अपने घर के सदस्य जैसे चाहते हैं। जैसे कोई अपने बच्चे को चाहता है, वैसे हमको चाहते हैं। तो ये तो जनता का हमारा सौभाग्य है। ये प्रश्न ऋतुराज सिंह ने पूछा था, यही प्रश्न ऋतुराज सिंह सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से पूछे थे कि इतनी लोकप्रियता कैसे है। हम यही बताना चाहते हैं ऋतुराज सिंह से कि भाई ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें हमारे गांव की जनता, हमारे समाज की जनता इतना प्यार करती है, इतना स्नेह करती है। कुछ स्पेशल नहीं है, यहाँ कुछ स्पेशल है, हम इस कारण जो है किसी को लोभ देकर, किसी को लालच देकर अपने बस में, हमने अभी तक किसी को कुछ नहीं दिया, कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं। ये जनता का स्नेह है। हम बच्चे थे तब से हमको जो है पूरा समाज मानता था, और आज भी उसी तरह मानता है। और हम यही अपने इस समाज से, अपने इस गांव से निवेदन भी करते हैं कि इसी तरह अपना स्नेह हमारे ऊपर बनाए रखें। तो धन्यवाद प्रधान जी, आपने समय दिया। अगले पॉडकास्ट के हमारे मेहमान होंगे पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री मनोज शुक्ला जी, प्रधान रामनगर, और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।